हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग आने वाले परीक्षा में अपना बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और सफलता हासिल करें। जब अगली महाशिवरात्रि आए तो आप भी एक जीआईसी लेक्चरर हों, इस उम्मीद के साथ मैं लेकर के आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, ये क्वेश्चन एक अच्छी किताब से सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स हैं उस बुक के, जिससे मुझे लगा कि इनको मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने ये एग्जाम्पल्स वहाँ से सेलेक्ट किए हैं और आपके सामने रख रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको जरूर एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी दे रखी है भैया? 2 ग्राम दे रखी है। एंड 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 273 केल्विन इन 10 लीटर बेसल। यानी कि दो चीज़ों का, तो दोनों का आप प्रेशर निकाल के उसका सम कर दीजिए, मीन्स एडिशन कर दीजिए, तो आपको टोटल प्रेशर पता लग जाएगा। तो इट मीन्स हम लोगों को फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू होता है, पीबी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो अब हम लोग पहले प्रेशर हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का दोनों का निकाल लेते हैं। तो वी कैन फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए दोनों के मोल्स चाहिए, चाहे आप अलग निकाल लीजिए और चाहे तो आप फार्मूले में पुट करके लगा दीजिए। फार्मूला P इज इक्वल टू NRT अपॉन V होता है। एन की नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के लिए निकालें 0.099 यहाँ रख दिया, और उसके बाद R की वैल्यू आपको पता है 0.0812 रखा है, और 273 केल्विन टेम्परेचर और 10 लीटर वॉल्यूम रख दिया, क्योंकि वॉल्यूम हमारा 10 लीटर ही दे रखा है, 10 लीटर वेसल में दे रखा है। और इसके बाद हम नाइट्रोजन इन दोनों का जब निकाल लेते हैं वैल्यू, तो इन दोनों को जब एडिशन करते हैं, तो एडिशन के बाद हमारा जो आंसर आता है वो 2.86 एटमॉस्फेयर आता है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके सामने हों तो उनको आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल लगाइएगा। कारण यह है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप गैसियस स्टेट के, ये टॉपिक जो चल रहा है ये गैसियस स्टेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं लगातार और क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ ही चुके होंगे। गैसियस स्टेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने रखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, यानी कि ये मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ़ अ गैस डिफ्यूज एट द रेट ऑफ 1/2 एज द फास्ट एज ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसके कंपैरिजन में जो है 1/2 है। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पर ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ को अप्लाई करना है, और ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ जो होता है R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 सिंपल है फार्मूला, इसको लगा दीजिए। अब ये बताइए कि अ गैस डिफ्यूजेज द रेट हाफ, यानी कि अगर R1 की वैल्यू जो है हम लोग कितनी मान लेते हैं, R/2 मान लेते हैं या फिर 1/2 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए R की वैल्यू 1/2 पुट कर दी गई है। जो R2 है वो अगर हम लोगों ने अगर उसे XR माना है तो भाई R2 को R मान लीजिए, तो R/2 रख लीजिए, और अगर उसे 1 मान लीजिए तो 1/2 रख लीजिए। उसके बाद हमको क्या कर रहा है कि अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। R2 कौन है? R2 तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मोलर मास अगर हमें पता है तो 32 होता है, तो वैल्यू यहाँ 32 रख दीजिए, आपको M1 की वैल्यू पता लग जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन भी आने की संभावना एग्जाम में रहती है। तो इस क्वेश्चन पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको आप जरूर लगाइए, और ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 50 ml ऑफ ए गैस ए इफ्यूज थ्रू द पिन होल इन 146 सेकेंड्स। ठीक है ना। द सेम वॉल्यूम ऑफ द CO2 अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस डिफ्यूजेस इन 115 सेकेंड्स, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो सिंपल वही ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 लगाना है। अब आपको ये बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि 50 ml ऑफ ए गैस इफ्यूजेस थ्रू अ पिन होल इन 146 सेकेंड। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 146 सेकेंड है और 50 ml है, तो यानी कि अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेट पता लग जाएगा। और उसके बाद CO2 का पता करना है तो वही कंडीशन इसमें भी कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका दोनों चीज़ें पता लगे हमें, है ना, ये पता लगे। सेम वॉल्यूम सेम रखा गया, इसलिए दोनों जगह 50-50 रखा गया। ये 50 जो रखा गया है वो नीचे भी 50 इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, द सेम वॉल्यूम ऑफ CO2।
इस बात का ध्यान रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ma इज इक्वल टू 70 बना रहा है। एक बार आप अपनी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमने ये बुक की यूज़ की हुई है, हमने कैलकुलेशन इसमें नहीं की हुई, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन करेक्शन अगर है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज होने के चांस कम है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर करेक्शन आपको दिखाई देता है तो उसको आप जरूर करिएगा। तो ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 मोल्स ऑफ N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू दे रखी है और उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन हमें पता है कि इज इक्वल टू 3/2 RT होता है। अब यहाँ पर नंबर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए तो यानी 273 ऐड कर लिए 300 केल्विन हो जाएगा। और वह यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 2 मोल दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 2 मोल हो जाती है। r की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो नाइट्रोजन की आ जाती है 7491.6 जूल, और अगर आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 7.4 लग सकते हैं, 7.5 यानी कि नियरली इक्वल टू 7.5 किलो जूल में लिखे दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस जो इक्वेशन है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सिलेबस में है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी बनती है। तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। ये मैंने कुछ वैल्यूज, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का जो टॉपिक है, ये अक्सर फार्मूले पूछ ले जाते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। तो जितने भी फार्मूला हैं इन सबको आप याद कर लीजिएगा, और इन सभी फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा सकता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो है फार्मूला वो हमें बताइए कि ये आया कैसे। इस तरीके से यानी कि डेरिवेशन की कैटेगरी भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लगा रखा है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर अलोन इज गिवन। टेम्परेचर गिवन हो तो PV इज इक्वल टू MnU स्क्वायर यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाता है, और m इज इक्वल टू m इंटू N0 मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस हो जाएगा। अब यहाँ पर U इज इक्वल टू √3 PV अपॉन m हो जाएगा। आप चेक करिएगा, इज इक्वल टू, अब PV इज इक्वल टू RT होता है तो मैंने यहाँ RT पुट कर दिया, m की वैल्यू, अब यानी कि अगर हम r की वैल्यू जान रहे होते हैं तो r की वैल्यू यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो ये आपका जो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर अलोन इज गिवन, देन द वैल्यू इज कितनी आ रही है, 1.58 इंटू 10 इंटू √ में T अपॉन m सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में आ रही है वैल्यू। तो ये वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। हमने यहाँ पर इसको m इंटू एन एवोगाड्रो, भाई n स्मॉल n तो ये एवोगाड्रो नंबर हो गया, ये बात हो गई। अब स्मॉल m दोनों को मिला करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, तो इसे हमने कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। और वैसे भी अगर आप यहाँ से दिमाग थोड़ा सा भी अगर आप लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम लोगों को ये u निकालना है, u, तो u इज इक्वल टू हो जाता है आपका PV अपॉन mn हो जाता है, mn हो जाता है, और यहाँ पर u को स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये वैल्यू रूट में चले जाएगी। PV इज इक्वल टू RT हो जाता है ना, PV इज इक्वल टू RT रख दीजिएगा, mn को मिलाकर हमने m बोल दिया है ना, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। उसके बाद ये वैल्यू हमने पुट की है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए होता है, ये आपको पता ही है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, आपको किसी भी कीमत पर दिक्कत नहीं आएगी, ये अगर आप फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया है। देखिए, गैसेस स्टेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, U इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला, ये वैल्यू निकाली, तो ये टोटल कैलकुलेशन जो है हम लोग, ये टेम्परेचर दिया हुआ है 1273 और यानी कि मोलर मास 44 हो जाएगा। तो इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। इससे पहले वाले पेज को भी आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ, इस तरीके से ये वैल्यूज दे रखी है ना। ये यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस आर एक्सेप्शनली हाई, द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज दे रखा है, कितना 1838 मीटर्स पर सेकंड दे रखा है। तो ये सब वैल्यूज की मदद से हम लोग फिलहाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बन जाती है वो ये फार्मूले बन जाते हैं। इन फार्मूले को आप लोग बहुत ध्यान से याद करके लिख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला आपसे बहुत पूछा जाएगा और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी आने की संभावना बनी रहती है। इनकी वैल्यूज पुट करके आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, लेकिन इससे पहले आप इनकी कैलकुलेशन को सीख लीजिए। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द प्रेशर बोथ आर गिवन। जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों गिवन हो तो इस फार्मूले को लगा दीजिएगा, और इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी लगा रखा है। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल एट 12 डिग्री सेल्सियस एंड 78 सेंटीमीटर प्रेशर सॉल्यूशन पे दिया हुआ है। तो यानी कि अगर हम लोग एसटीपी पे देखें तो वॉल्यूम वही 22,400 होता है, टेम्परेचर T1 273, P1 76 सेंटीमीटर होता है। यानी कि सेंटीमीटर में दिया है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में लिया। अगर ये mmHg में दिया होता तो हम लोग mmHg में भी इसको यूज कर सकते थे। एट ए गिवन कंडीशंस वॉल्यूम निकालना है आपको, टेम्परेचर आपका 12 दिया हुआ है तो 12 + 2 73 कर दीजिएगा, P2 78 सेंटीमीटर लगा दीजिए फार्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और यहाँ पर V निकाल दीजिए। जब V आपका निकल आए तो फिर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला पता है कि U इज इक्वल टू √3 PV अपॉन M होता है, और P इज इक्वल टू HdG, यानी कि H जो है वो आपको गिवन है कि कितना दिया है, HdG यानी कि 70, हाँ प्रेशर कितना 78 हुआ तो यहाँ 78 रख दिया, इनटू डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी 13.6 दिया हुआ है तो 13.6 रख दीजिएगा। उसके बाद जो है आप इसका जो है जी यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। यानी ये सबसे पहले एक वैल्यू है वो शायद इसमें मिस कर गई है इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर वैल्यूज आपको नहीं पता लग पा रहे हैं। ये वाला पार्ट में थोड़ा मिस कर रहा है, तो यहाँ पर इसको आप ये वाला पार्ट जो है 981 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये चीज़ कहीं पर मिस कर रही है। और बाकी वॉल्यूम आपने निकाल ही दिया है 22.785, मॉलिक्यूलर मास आपने क्लोरीन का 71 निकाल ही दिया है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेशन होकर के आ जाएगी। एक इसमें शुरुआती कहीं पर वैल्यू मिस कर गई, इस वजह से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रेशर किसमें, डाइंस में कन्वर्ट करना है। ओहो सॉरी वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 78 सेंटीमीटर है और हमने प्रेशर को चेंज करना था डाइंस 1 सेंटीमीटर, तो 78 इंटू ये प्रेशर है ना, पूरा प्रेशर को हमने चेंज करना था, तो ये हमने प्रेशर को चेंज कर दिया है 78 इंटू 13.6 इंटू 98 में, यानी कि इसको कन्वर्ट किया हुआ है। वेरी सॉरी, तो इसको कन्वर्जन किया है तो म्यू इज इक्वल टू 35.490 सेकेंड इनवर्स हुआ है। मीटर भाई ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आज आसानी हो जाएगी। अब तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप जरूर करिएगा। इन क्वेश्चन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कैलकुलेशन का मेथड पता लग जाएगा, कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है वो पता लग जाएंगी, और हम लोगों को वहाँ पर कैलकुलेशन कितनी करनी है वो चीज़ भी हमें यहाँ पर पता रहेगी। हाँ, अगर इस तरीके से अगर कोई डेंसिटी पर भी कोई क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन प्रेशर एंड डेंसिटी आर गिवन, तो म्यू इज इक्वल टू 3p अपॉन डी, क्योंकि आपने देखा pv अपॉन आर, pv ऊपर आ जाता है मोलर मास है, वॉल्यूम अपॉन मास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, चेंज कर दीजिएगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन की गई। एक एग्जाम्पल भी इसमें लगा रखा है कि ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हैज़ ए डेंसिटी दे रखा है इसमें, और फाइंड द रूट में, तो डेंसिटी की वैल्यू नीचे रख दीजिए, ये यहाँ पर रख दीजिए, और प्रेशर को वही कन्वर्ट कर लीजिए। एटमॉस्फेयर में है तो 76 इंटू, वहाँ 78 था, यहाँ 76 इंटू 13.6 और 98 डाइंस पर सेंटीमीटर, इसे आप डाइंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, और कन्वर्जन के बाद इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस तरीके, इस कैटेगरी की ये पीडीएफ भी आपको दूंगा। पीडीएफ इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वैल्यूज़, आप इजीली इसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये कि इतनी कैलकुलेशन, ये वैल्यूज़ भी, एक बार ऐसा था कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था पीजीटी का, तो उस समय एक वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की पूछी गई थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी। तो इस तरीके से किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा गया था, ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर भी पूछा जा सकता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो उसमें पॉसिबिलिटी एक तो हीलियम की, कार्बन डाइऑक्साइड की है, और उसके बाद ऑक्सीजन की है, और हाइड्रोजन की। ये मुझे लग रहा है कि 3 और 1 अमोनिया, सॉरी, ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 वैल्यूज़ में से उम्मीद है कि लगभग पूछ ली जाती है। 5 वैल्यूज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही वैल्यूज़ एग्जाम में अक्सर पूछी गई हैं अभी तक के एग्जाम में। आ तो किसी की भी वैल्यू सकती है क्योंकि एग्जाम है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं।
इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आपके पास वैन डर वाल गैस इक्वेशन का, वैन डर वाल गैस इक्वेशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर 1 मोल ऑफ द गैस पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी है, तो पी वी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है। इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो पी वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आर टी, है ना, आर टी प्लस पी वी और माइनस ये फैक्टर इधर भेज दीजिए। भाई इसको आप क्या करिए, ओपन कर लीजिए। जब आप ओपन करेंगे एक बार पी को वी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन कर दीजिए, ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब ये अक्सर पूछा गया, एग्जाम में भी पूछा गया कि लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, और इसके बाद जो है नीचे पहुंच लेते हैं तो एग्जैक्टली लो यानी कि जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर है उस पर क्या कंडीशंस होंगी, ये सभी कंडीशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो तीनों आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि लो प्रेशर पे Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, ये फार्मूला डराइव हो जाता है। और 10 एट लो प्रेशर द compressibility factor is less than 1. This explains the initial portion is of Z upon P curves of N2 and CO2 which lies below the ideal curve. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि Z की वैल्यू 1 से नीचे जा रही है। 1 से नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि ये फैक्टर इसमें से माइनस हो रहा है, इस वजह से ये वैल्यू नीचे जा रही है। तो जब लो प्रेशर होगा तो प्रेशर जब बहुत स्मॉल होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम उसके कंपेरिजन में जब ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों टर्म पी वी और ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वेशन में जो है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू ए अपॉन वी। तो ये फिर आपका फार्मूला यहाँ पर इग्नोरिंग दिस, तो आपका पी वी यानी कि इस फैक्टर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर इस फैक्टर को इग्नोर करेंगे और इस फैक्टर को इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, पी बी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी बचेगा। और यहाँ पर हम लोग अगर आर टी से पूरे को डिवाइड कर दें तो पी बी अपॉन आर टी ये हो गया, आर टी की अपॉन आर टी में ये 1 रह जाएगा और बाकी ए अपॉन वी आर टी हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। इसके बाद हम लोग पहुंच लेते हैं हाई प्रेशर पे, और जब हाई प्रेशर पे कंडीशंस आती हैं, इन कंडीशंस को मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं। अगर आप ये कंडीशंस ध्यान रखेंगे, व्हेन प्रेशर इज स्मॉल वॉल्यूम इज हाई देन बोथ द टर्म ए अपॉन वी स्क्वायर इन द इक्वेशन आर नेग्लिजिबल, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा, और इसका मतलब फिर ये वाले फैक्टर्स, ये वाले टर्म जो है वो हमें रिप्लेस मतलब यहाँ नेग्लिजिबल करने पड़ेंगे, तो ये वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे क्या होगा वो आपको पता ही है कि पी बी इज इक्वल टू आर टी बचेगा, सभी फैक्टर जो है वो रिप्लेस यानी इग्नोर कर दिए जाएंगे, ये चीज आप। हेंस एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव आइडियली, जो रियल गैस है वो लो प्रेशर पे ही आइडियल की कहते हैं। जब लो प्रेशर होगा तो उस समय जो होगा वॉल्यूम मीन्स जो कंडीशंस होंगी वो आइडियल गैस जैसी ही दिखाई देंगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हो कि एट लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव लाइक द बिहेव आइडियली। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच लेते हैं। ये थोड़ी प्रिंटिंग इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ द मीथेन CH4 इन 250 ml ऑफ द कंटेनर एट 300 केल्विन यूजिंग वैन डर वाल गैस इक्वेशन। व्हाट प्रेशर विल बी प्रेडिक्टेड बाय द आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक ही वैल्यू दे रखी, बी की सब वैल्यू दे रखी। वैन डर वाल गैस इक्वेशन में वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है, और वैन डर वाल गैस इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती क्या है, P प्लस एन ए एन स्क्वायर हो जाता है अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस एन बी। एन की वैल्यू अगर आप 1 मोल रखना चाहे रख दीजिए, क्योंकि ये 1 मोल ही दे रखी है, और इस वैल्यू को पुट करके एन को हटा के फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए इजीली। और ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि वहाँ समय अगर आपको बचाना है तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपके समय वेस्टेज कैलकुलेशन में ना हो। एक आइडिया कैलकुलेशन का मन में चलता रहे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना आंसर चलेगा, ये कैलकुलेशन अगर आप रख लेते हैं तो फिर आपका समय की बचत, क्योंकि एग्जाम में मेन होता है टाइम फैक्टर, अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर एग्जाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर GIC में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये अब सॉल्यूशन चैप्टर से चला गया है क्वेश्चन, अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन अब चला गया है सॉल्यूशन पे, तो अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन पे क्वेश्चन गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ देखिएगा। एसीटोन बॉयल्स एट 56.38 डिग्री सेल्सियस एंड सॉल्यूशन ऑफ 1.41 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन 20 ग्राम्स ऑफ एसीटोन बॉयल्स एट 56.88 डिग्री सेल्सियस इफ के फॉर द के की वैल्यू दे रखी है, 100 ग्राम वेट भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोल। तो आपको पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको फार्मूला भी पता होगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू क्या होता है आगे W2 और इंटू 1000 अपॉन
m2 इंटू W1 होता है। अब चाहे आप स्मॉल w से बना लीजिए, इसे कैपिटल W बना लीजिए, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। अगर W ग्राम में है, W1 ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, अगर ये किलोग्राम में तो एज इट इज रख दीजिएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। और टेम्परेचर का चेंज कितना दिया, 56.38 पहले था, 56.38 हो गया, तो डिफरेंस जो आया है वो 0.50 का आया है। के की वैल्यू आपको ऑलरेडी 16.7 दे रखी है, ये दे रखी है। डब्लू जो दिया है वो ये दिया है, स्मॉल डब्लू या W2 बोल सकते हैं, इसे हम लोग W2 भी बोल सकते हैं। तो ये W2 हो गया और ये W1 हो गया आपका 20 ग्राम। W1 भी आपका 20 ग्राम दे रखा है, ये दिया हुआ है ना, इसी ग्राम एसीटोन में घोला गया, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट और इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ये तो सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में डाला जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू निकालिए, 235 जो है वैल्यू आ रही है, यानी कि मोलर मास जो आ रहा है वो 235 आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको लगाना चाहिए। और इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी लगाते आप रहिएगा। इसके बाद हम लोग डेल्टा TF की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसलिए आप इसको इससे छोड़ना नहीं है और ऐसा जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है। फाइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि अल्फा की बात कर रहा है, HF के लिए पूछा है इसने और इतना मोलर एक्वा सोल्यूशन दिया, फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हम लोग डेल्टा TF नॉट इज इक्वल टू KF इंटू M होता है, पता है, सिंपल पता है। और डेल्टा TF KF की वैल्यू आपको दे रखी है कि 1.86 और यहाँ पर मोलैलिटी आपको 1, तो डेल्टा TF आसानी से निकल आता है। जब हम लोग बेंटा फैक्टर निकालते हैं तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम यहाँ पर डेल्टा T अपॉन डेल्टा TF नॉट हो जाता है। डेल्टा T की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.197, टेम्परेचर डाउन है, यहाँ पर 0.197 रख दिया और यहाँ पर अभी ये हमने निकाली है वैल्यू, नीचे रख देते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू 1.06 आ जाती है। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन दिया है, तो हम लोग 1.06 रख लेते हैं और 1 अब रख लेते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं डिसोसिएशन पे, 2 बन रहे हैं और 1 फार्मूले में है ही, तो हम लोग 0.06। इट मीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द 0.1 मोलर HF इज 0.06 और इसको हम लोग 6% भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। इन क्वेश्चंस में किसी तरीके की कोई लापरवाही आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ रहे हैं तो ये वाला फैक्टर जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये कंफ्यूजन आपके लिए बन सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप विशेष तौर से पढ़ लीजिएगा, इसे आपको छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है मोर्स एंड द फ्रेजर ऑब्जर्व दैट, ये नाम है, अ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम, 18 ग्राम है, इसको आप सही कर लीजिए, चाहे ये हमारा 18 ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम पर लीटर हेड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो आपको पाई इज इक्वल टू, पता है फार्मूला, पाई इज इक्वल टू, पाई भी इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, तो पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दिए, N का मतलब W अपॉन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, इसको और तोड़िए, W अपॉन M हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर RT की वैल्यू है। फार्मूला पूरा सामने है आपके, मोलर मास आपको निकालना है, तो M इधर ले आइए, तो M इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई V हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर दिया, वॉल्यूम लीटर में रखा गया है देखिए, और पाई की वैल्यू 2.39 है, टेम्परेचर 296 है और R की वैल्यू दे रखी। सब कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो है 183 आ रहा है, ये मोलर मास आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस में लाएं इन क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चले जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकोल कंटेनिंग 1.82 ग्राम पर लीटर हैज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 51.8 सेंटीमीटर मर्करी एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट होगा क्या। बिल्कुल सेम कंडीशन है, सेम फैक्टर है, सेम मेथड है, वही क्वेश्चन लगा देना। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपके BSc की बुक से मैंने उठाए हुए हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा जरूर, इन्हें छोड़ना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी आपके सामने बनती है। At 25 degree Celsius temperature, 1 mole of acetic acid was allowed to react with 1 mole of the ethyl alcohol.
ये until the equilibrium was established, the equilibrium mixture was found to contain इतने मोल ऑफ द अनयूज्ड एसिड, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर के निकालना है। अब आप एसिटिक एसिड को इथेनॉल में डालिएगा, डिजोल्व टू 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो एस्टर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मोल ऑफ अनयूज्ड कितने हुए, 1 मोल एक एथेनॉल के मोल में घोला जाता है और बता रहा है कि इतने मोल अनयूज हो गए, तो 0.1 यानी 1 मोल लिया गया था अनयूज, इतने बचे, तो हमारे पास यूज कितने हुए ये हमें पता लगाना पड़ेगा। 0.6 से घटा दीजिए इस वैल्यू को, 0.6 हो जाएगा। तो ये आपका यूज्ड हो गया, ये अनयूज्ड हुआ। तो 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म, तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका मतलब है 1 मोल एक से रिएक्शन करेगा तो 0.066 ही इतने से रिएक्शन करेंगे। जब इसका 1 मोल इसके एक रिएक्शन से 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, वाटर का भी 1 मोल बन रहा है, तो एस्टर का भी फिर कितना यूज होगा ये भी आपको बता दे रहा हूँ। भाई देखिए आपने 1 ये कितना बचा हमारे पास जो यूज हुआ है 0.666, तो ये भी तो 0.666 ही इसके साथ यूज होगा, और जो बनेगा इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल, इसका 1 बन रहा है तो 0.666 ही तो बनेगा। वाटर भी 1 मोल बन रहा है, 0.666 ही तो बनेगा ये। तो अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हर जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। एसिटिक एसिड जो है वो अनयूज्ड कितना हुआ, लेफ्ट कितना हुआ, तो लेफ्ट कितना बचा हमारे पास 0.33 और इतना, यानी कि ये मोल ऑफ द रिएक्टेड इक्विलिब्रियम पे, तो 1 में से इतनी वैल्यू घटा दीजिए, ये वैल्यू आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर द मोल्स ऑफ अनयूज्ड जो बचा है, एसिटिक एसिड हमारे पास है कितना, बचा कितना है, तो बचा वाला यहाँ रखना, ये बात ध्यान रखना, बचा वाला रखना। ये वैल्यू हमने तब निकाली जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गई, रिएक्शन में यूज हो गई, तो अनयूज कितना हुआ, अनयूज तो फिर ये वाला है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोनों का। ये भी अनयूज कितना है नीचे, तो ये 4 मोल आपका आ जाता है। तो के फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड इज 4, इसको दोबारा आप सुन लीजिएगा। देखिए एस्टर जो बना है वो तो इसके यूज से ही बना होगा ना, 0.666 से बना, तो 0.666 हुआ, ये भी 0.666 हुआ, लेकिन हमारे पास एसिटिक एसिड इथेनॉल तो जो बच रह गया है वो इतना ही बचा है ना, नीचे 0.333। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप इसे जीआईसी के लिए लगा जरूर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है इसको, किसी कीमत पर भी आपको नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स में चला गया। फ्रॉम द following data of the decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 48 डिग्री सेल्सियस show that the reaction of the first order। तो सभी के K निकाल दीजिए। जब सबके K निकल के आपके सामने आ जाएंगे तो अगर K की वैल्यू नियरली कांस्टेंट आती है तो इट मीन्स रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर फार्मूला भी आपको पता है, फार्मूला क्या है देखिए, एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है और वॉल्यूम इवॉल्व दे रखा है। तो 1/T इज इक्वल टू लॉग V अपॉन V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT इज इक्वल टू K हो गया। अब यहाँ पर 1 टाइम कितना दिया, टाइम पहला आप 10 सेकंड ले ली, 10 मिनट से ले लीजिए, मिनट में दिया है 10 मिनट ले लीजिए। उसके बाद अब इन फाइनल कंसंट्रेशन ये 30, ये तो सभी में एक सी रहेगी। अब इसको हम लोग चेंज करते रहेंगे, इस टाइम पे 10 पे कितनी है, 15 पे कितनी, सबकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, लगभग कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हैं अगर वैल्यू कांस्टेंट आती है फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले के साथ में तो आपको रखनी पड़ेगी सेम वैल्यू। सेम वैल्यूज का मतलब हुआ के की वैल्यू सब सेम हो जाएंगी, और जब सभी सेम वैल्यू आए तो इट मीन्स फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लग रहा है, वैल्यू भी कांस्टेंट की सेम आ रही, मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बिलोंग करेंगे। आप प्रूफ कर देंगे कि दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चन और बहुत लेंदी भी क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली समय के अनुसार इसे कर लेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को भी और ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है कि फॉर ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम हाफ लाइफ, जो ये T 0.5 दिया होता है, इसका मतलब भी आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है T हाफ इज इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड। ये 100 सेकेंड हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है, टाइम T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने फार्मूला लगाया T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, इससे T हाफ निकल आया, K निकल आया। और जब K निकल जाए तो फिर आपको फार्मूला पता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन वैल्यू पुट कर दीजिए। और जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर आपके सामने 3/4 इनिशियल कंसंट्रेशन हैज रिएक्टेड इट इज रिड्यूस टू 1/4, ये 1/4 रिड्यूस हो जाता है। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन द रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करिए, आपका टाइम 200 सेकेंड निकल करके
बाहर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75% का मतलब हुआ कि 100 मान लीजिएगा फाइनल, और उसके बाद जो है भाई जो 75% कंप्लीट हो गया तो शुरू में 100 रहा होगा तो 25 ही तो बचा, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 75% की जगह हो सकता है आपके पास लिख करके आ जाएगी 25%, हो सकता है 80% लिख करके आ जाए, हो सकता है 90% लिख के आ जाए, तो ये 99% तक भी जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी हों उनको आप रिपीट कर लीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज चेंज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कैलकुलेशन में लॉग, अक्सर लॉग दिक्कत करेगा, यहाँ पर लॉग समय कंज्यूम कर देता है। उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक थी, वो मैंने पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आप log 2 की वैल्यू याद रखिएगा, log 3 की वैल्यू याद रखिएगा, log 5 की वैल्यू याद रखिएगा और log 7 की वैल्यू। इतनी वैल्यू अगर आप याद करके जाएंगे तो कोई भी कैलकुलेशन में परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि 2 के अगर log 2 की वैल्यू पता है तो log 8 भी पता लग जाएगा, log 4 भी पता लग जाएगा, log 16 भी पता लग जाएगा, log 20 भी पता लग जाएगा। log 3 पता है तो फिर आपको जितने भी ऑड नंबर के log हैं वो 3, 7 से सॉल्व हो जाएंगे, और जितने भी log ऑड नंबर के वो 3, 5, 7 से सॉल्व हो जाएंगे। log इवन नंबर के हैं तो फिर आप मान लीजिए log 2 से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर ये 4 वैल्यूज आप log की पता रखते हैं तो कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वैल्यू भी आपको बता दें 0.3010 होती है, log 3 की 0.4771 होती है, log 5 की वैल्यू 0.698 या समथिंग होती है, 7 भी हो सकती है, log 7 की शायद मुझे आइडिया नहीं है, इन चीन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो आप 7 इस तरीके से 7 की भी याद कर लीजिएगा, आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी। एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली अगर ये वैल्यूज आपको पता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n/50। ये नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है। ये नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन जो है वो जरूर आने की संभावना, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाइएगा। सॉल्यूशन KCl की वैल्यू दे रखी है, इतना ये दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेन, रेजिस्टेंस इतना ओम दिया हुआ है, तो अब आपका सेल कांस्टेंट निकाला गया, तो सेल कांस्टेंट में वैल्यू आप रख दीजिएगा 0.00276 अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टेंस, और मल्टीप्लाई इसको आप 1/r बोल सकते हैं, मतलब ये 1 कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। वैल्यूज मल्टीप्लाई करिएगा 1.1, यानी सॉल्व क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि आप इन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस कर डालिए, छोड़ना किसी कीमत पर भी नहीं है आपको ये क्वेश्चंस, है ना। समय अपना खराब ना करिएगा, बिल्कुल चलते रहिएगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका गया है किसमें, कोलरिस लॉ से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट नंबर से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। At 25 degree Celsius, the transport number of H positive ion in HCl or acetate ion and ion in sodium acetate are 0.81 and 0.47 respectively। दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद इक्वलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दे रखी है ना। कैलकुलेट द इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिड एट इनफाइनाइट। एसिटिक एसिड की निकालनी, तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला उसको ब्रेक करना पड़ेगा। एसीटेट आयन की वैल्यू चाहिए होगी हमें, और साथ में वैल्यू चाहिए होगी हमें H पॉजिटिव आयन की, तो अभी निकल पाएगी, उससे पहले वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो अब देखिएगा एसीटेट आयन की वैल्यू, है ना, ये तो एसीटेट आयन का मतलब लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसीटेट आयन, आपने निकाल दी इसकी वैल्यू। और ये आपका हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हो गई, हाइड्रोजन आयन का लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, HCl से निकाल लीजिए इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पता लग जाएगी आपको। दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, आपको स्पेसिफिक, आपको कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता लग जाएगी कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, ये सब गुण है इसके अंदर, तो इसलिए इसको आप लगाइएगा जरूर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। गिवन वैल्यूज दे रखी हैं आपको, लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl इज इक्वल टू 130 और लैम्डा इनफाइनाइट OH इज नेगेटिव इज इक्वल टू 134, सभी की वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपको NH4OH निकालना है, तो आप NH4Cl की वैल्यू अगर आपको पता है तो इसमें से वैल्यूज जो हैं वो क्या करिएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, यानी कि हमें NH4OH चाहिए तो इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा और Cl को माइनस करना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी। इसको थोड़ा और भी एक्सपेंड कर देता हूँ। लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl को आप ब्रेक कर दीजिए। जब आप ब्रेक करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव हो जाता है और लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव हो जाता है, और हमें जो चाहिए वो लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH की वैल्यू चाहिए, और NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव और यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट OH नेगेटिव, मतलब ये चाहिए। तो यहाँ पर जो लैम्डा इनफाइनाइट OH की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें,
तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन यानी इन दोनों को ऐड कर दीजिए और Cl की वैल्यू को माइनस कर दिए, सभी की वैल्यूज दे रखी हैं, आपको इजीली ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी अगर हो आपके पास में तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, छोड़ना किसी कीमत पे ये क्वेश्चन आपको नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ द CuBr इज फाउंड टू, ये पहुंच के आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CuBr इज फाउंड टू बी, इतना दे रखा है। कैलकुलेट द Ksp निकालना है, कुछ नहीं करना है, CuBr को ब्रेक कर देना है Cu पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, और आपको फार्मूला पुट कर देना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का। Ksp इज इक्वल टू Cu पॉजिटिव और Br नेगेटिव। Cu की कंसंट्रेशन को Br की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिए, Ksp सिंपल निकल आएगा। इतनी ये वाली थ्योरी लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता आपको नहीं, ये थ्योरी बहुत ज़रूरत नहीं करेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, लेकिन हाँ इतनी बात आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगी और यहाँ पर ये फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद आपको लिखना पड़ेगी। ये CuBr के मोल्स, भाई इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 मोल बना, इसका 1 मोल बना, जब इसके 2.0 इंटू 10⁻⁴ मोल टूटेंगे तो इसके भी 2.0 इंटू 10⁻⁴ मोल ही बनेंगे, और Br के भी 2.0 इंटू 10⁻⁴ मोल ही बनेंगे। इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन का ही खेल है। इसलिए समय बचाते हुए इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं से। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग बट A200 ml दिया है, AgNO3 दिया हुआ है, और इसकी जो मोलरिटी दे रखी है वो ये है। इसको हमने 100 ml ऑफ Na2S के साथ मिलाया तो फिर Ag2S बनना सिंपल सी बात है। तो Ag2S बनेगा तो 2Ag पॉजिटिव और S डाइसल्फेट, तो एक Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, Ag पॉजिटिव, इसको भाई Ag पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी पावर 2 चला जाएगा और यहाँ पर S का 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब Ag की जो कंसंट्रेशन है, ध्यान आपको ये देना है, Ag की, लेट नाउ कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag। तो Ag की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, Ag की मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये दिया है मोलर कंसंट्रेशन, डायरेक्ट दिया है Ag पॉजिटिव की, तो हमने Ag पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन रख दी। अब यहाँ पर क्या है, इंटू 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। भाई दोनों को मिलाया, जब दोनों को मिलाया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, 100 ml ये हुआ और 200 ये हुआ, तो टोटल वॉल्यूम तो यही आएगा ना, है ना। तो 200 ml में Ag पॉजिटिव इतने हैं, तो फिर 300 में कितने होंगे, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सिंपल से अगर ऐसे भी निकालना अगर आप चाह रहे हैं तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो 200 ml के अंदर वैल्यूज़ है वो कितनी है, और उसके बाद कितना, यानी कि 300 में कितनी होगी वैल्यू, आप कल ऐसे सल्फाइड आयन की निकाल लीजिएगा। सिंपल तरीके से आप निकालिएगा, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है अगर निकालने में मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूले में, तो फिर आप वही सिंपली आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स जो मोलरिटी है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मिक्सचर दिया है। फार्मूला जब लगाया जाता है तो आपको पता है दोनों का मिक्सचर में सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर फार्मूला लगाएं M1 मोलरिटी ना, तो M1B1 इज इक्वल टू M2V2 ऐसे लगाते हैं, लेकिन दोनों को मिलाया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मेथड पे आपको फार्मूले में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। M1V1 प्लस अब आया ना M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो ये M1 कितना है, 200 दिया है, M2 कितना है, 100 दिया है, M1 कितना दिया, ये दिया है, M2 कितना दिया, ये दिया है। तो आपको M3 जब निकालना पड़ेगा तो M3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को वैल्यू ऐड करिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जिसके लिए भी निकालना है इसी मेथड से आप निकाल लीजिए, निकल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन निकालना है तो क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कितना आया आपका, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.5 इंटू 10⁻⁵ और आपकी Ag की कंसंट्रेशन रख दीजिए आप आसानी से कैलकुलेशन, क्योंकि ये क्यों क्या होता है कि Ag पॉजिटिव का स्क्वायर इनकी भी स्क्वायर करिएगा, आंसर निकल आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। थोड़ा बहुत कहीं पर यहाँ कैलकुलेशन हो सकता है तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप इस मेथड से लगाइएगा तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्बिलिटी से जुड़ा हुआ है। और सॉल्बिलिटी से जुड़ा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ द सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4। Ag2CrO4 की मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है और Ksp की वैल्यू दे रखी है ना। अच्छा AgNO3 की कंसंट्रेशन है और सॉल्बिलिटी आपको Ag2CrO4 की निकालनी है। तो Ag2CrO4 को तोड़िएगा, जब तोड़ेंगे तो 2Ag पॉजिटिव CrO4 डाई नेगेटिव बनेगा। मोलर कंसंट्रेशन यानी कि इसकी सॉल्बिलिटी देखें तो इसका S मोल है तो इसका 2S मोल बन रहा होगा, इसका आपका S बन रहा होगा।
तो यहाँ पर हम Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ये दे रखी है और CrO4 की कंसंट्रेशन S मान ली है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Ksp की वैल्यू आपको Ksp दे रखा है तो Ag2CrO4 को तोड़िए, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप S निकाल लीजिएगा। जब S निकल आएगा तो फिर आप सिंपली समझ जाएंगे हमें करना क्या है। बाकी आप समझदार हैं, ये PDF भी आप डाउनलोड करेंगे और PDF के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको थोड़ा थरोली समझ लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो, ना इग्नोर करें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आंसर नियरली सेम ही आएगा, चेंज आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पीएच वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं और इफ अ सॉल्यूशन हैज द पीएच दे रखी है, OH आयन निकालना है तो पहले पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच दे रखा है तो सिंपल आप POH निकाल लेंगे। जब POH पता लग जाएगा तो आपको फार्मूला पता है, इसमें आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। एंटी लॉग और लॉग की जो मैंने आपको समस्या बताई है वो समस्या आपका समाधान हो जाएगा और आप इजीली निकाल लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl। तो कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl निकालना है तो अब आप क्या करेंगे, HCl को तोड़ेंगे, उसके बाद H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता कर लेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। और यहाँ पर pH इसकी कितनी हो जाएगी, pH ऑफ भाई 0.003 वही 3 आ जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा बेटर है कि pH आपको इतने मोलर एसिटिक एसिड का निकालना है तो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो वो कितनी आई भाई, इतने परसेंट आयनाइज हो रहा है, 2.3% आयनाइज हुआ। तो एक्चुअल इसका 2.3% निकालना पड़ेगा आपको H पॉजिटिव आयन का। जब H पॉजिटिव आयन का 2.3% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर दिएगा तो 0.023 आ जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यूज को पुट करिएगा, आपको पता लग जाएगी कि pH की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। इसके बाद है डिटरमाइन द pH ऑफ 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी pH जो है वो मतलब ये 8-9 ये चीज़ें सब नहीं आएंगी, 6-7 आ जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो यहाँ पर NaOH को तोड़ा तो 1 मोल NaOH को तोड़ा तो 1 मोल Na पॉजिटिव मिला, 1 मोल ही OH आयन मिलेगा। अब 0.1 को तोड़ेंगे तो 0.1 मोल ही मिलेगा। अब यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन NaOH के बराबर ही आएगी तो इतनी आ गई। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन यानी 10⁻⁻, यानी OH निगेटिव आयन की वैल्यू यहाँ रखिए, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऊपर रखिए और आपको 10⁻⁻30 ये H पॉजिटिव आ गया। जब H पॉजिटिव आ गया तो फिर आप pH निकाल देंगे, सिंपल। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02, ये भी सेम है लेकिन यहाँ पर BOH की मल्टीप्लाई 2 से जरूर करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन डबल हो जा रहे हैं, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगाइएगा जरूर, छोड़ना आपको नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना है। एस्टिमेट द pH एट 25 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग 0.1 मोलर, ये भी सब उसी पे है लेकिन यहाँ पर हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन का यूज़ किया गया, इसलिए हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन को आप याद करके जाइएगा। ये डेराइव भी कराई जा सकती है, यानी एक क्वेश्चन यहीं पर एक ऐड हो सकता है कि डेराइव द हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन डेरिवेशन भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। बाकी आपको वैल्यूज इसमें पुट करनी है। pKa दिया हुआ है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सिंपल आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। और यहाँ पर हेंडरसन हेसलवॉक का ये दूसरा इक्वेशन भी आपके सामने। अ बफर सॉल्यूशन 0.25 मोलर अमोनिया एंड 0.40 मोलर NH4Cl, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, इसी हेंडरसन हेसलवॉक पे है, यानी कि आप इसको हेंडरसन हेसलवॉक से ही सॉल्व करेंगे तो ईजी आपके लिए रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरे मेथड से भी कर रखिए लेकिन आप हेंडरसन हेसलवॉक से ही करिएगा, pH उसी से ही निकालिएगा, वही आसान तरीका भी आपके लिए रहेगा, है ना। इसके बाद हम लोग पहुंच लेते हैं कैलकुलेट द pH ऑफ सेम कंडीशन। फिर आ गई Kb की वैल्यू दे रखी है। अब लेकिन यहाँ पर pH निकालना है तो हम लोग क्या करें, pH के लिए H पॉजिटिव आयन बहुत जरूरी हो जाता है। जब H पॉजिटिव आयन पता लग जाता है तभी pH निकलती है। तो यहाँ पर आप पहले इसका डिसोसिएशन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लीजिएगा तो KH इज इक्वल टू KW/KB हो जाएगा। तो ये KH की वैल्यू आ गई। जब KH की वैल्यू आ गई तो फिर KH इज इक्वल टू NH4OH प्लस इंटू H पॉजिटिव/NH4 पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू नीचे और ये वैल्यू ऊपर हो जाती है। इससे हम KH निकाल देंगे। जब KH निकल आएगा तो फिर अब आपका फार्मूला सिंपल पर डिसोसिएशन का लगा दीजिए और फिर आप निकाल दीजिए वही
यानी गॉस्टोल्ड लॉ कंसीडर करिए, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब x निकल आएगा, यहाँ तोड़ के दिखाया हुआ है, ये वैल्यूज दोनों x स्क्वायर जो है ऊपर रहेगा, इससे वैल्यू निकालिए। जब x स्क्वायर पता लग जाए तो x पता लग जाएगा, x पता लगेगा तो h पॉजिटिव के बराबर आएगा, फिर आप pH निकाल दीजिए। बहुत ईजी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे जितने भी क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCN इन N/80 सॉल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NaCN इज इतना। Kw की वैल्यू दे रखी है, NaCN इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू Kw/K/C लगाएंगे, वैल्यू पुट करके अल्फा निकाल देंगे। जब परसेंटेज निकालनी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज आपकी निकल आएगी। सेम कंडीशन पे नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप निकाल लीजिएगा, इसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको एक अच्छी किताब से, जो BSc में यूज़ की जाती है, उससे निकाला हुआ है। ये सभी क्वेश्चन उस किताब में होंगे। अगर आपके पास किताब है तो आप एक बार मिलान कर सकते हैं, है ना। तो इस किताब से आप सभी क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक बार आपको मैं दोबारा ये दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चंस, ये आप क्वेश्चन देखिए और इनको करिएगा जरूर, छोड़ना आपको किसी भी कीमत नहीं। हेंडरसन हेसलवॉक को बिल्कुल रट के जाइएगा, है ना। और ये आपका PH पे भी क्वेश्चन आने की संभावना, इसको भी रट के जाइएगा, इनको छोड़ना नहीं। जिन जिन क्वेश्चन से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए आपका फिजिकल का रिवीजन एकदम बढ़िया हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको अगर आपके पास हैं तो उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही आप नहीं करेंगे। अगर आपको GIC निकालना है तो फिर आपको कुछ समय, 10 दिन बलिदानी, आपको 10 दिन की बलिदान देना पड़ेगा। और ये 10 डेज आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज बनेंगे, क्योंकि आप अब GIC मेन की परीक्षा देने जा रहे हो। GIC मेन का परीक्षा में आपको रिटन अपनी परफॉर्मेंस शो करना है। रिटन परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आपकी ना आने पाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आपको मैटर जो प्रोवाइड कर रहा हूं इसमें से 100% उम्मीद है क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस लगा करके प्रैक्टिस करेंगे आप, और जितने क्वेश्चन आप लगा करके प्रैक्टिस कर लेंगे उतना लिखने का हाथ सही हो जाएगा। राइटिंग इंप्रेसिव होनी चाहिए, राइटिंग का नंबर नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसा एक वर्ड आपने सुना होगा, वो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब क्या होता है, जब खाना थाली में रखा हो तो मान लीजिए अगर खाना सही से सजा के लाया जाए तो खाने में भी आनंद आएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आपके सामने कोई भी चीज़ जो है बहुत, यानी कि हमने उसको एक प्रॉपर पैटर्न में सजाया हुआ है, तो वो ईजिली हो जाती है। यानी कि जैसे चेक करने वाले के लिए रहता है कि हर स्टेप प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर स्टेप्स आपने यूज़ किए हैं तो उसे चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो मान लीजिएगा फिर वो आपको नंबर भी दिल खोल के देगा। तो दिल खोल के नंबर लेने के लिए आपको भी अपना वजूद दिखाना पड़ेगा, और जो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सफल हों, और आप जो है आने वाले एग्ज़ाम में अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करें। इसी के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा नए क्वेश्चन में। हर हर महादेव।